ठीक है। तो सभी बच्चों को दिल से धन्यवाद। और चलो इस सेशन में चर्चा करने जा रहे हैं द्रव्यमान के मात्रक। अब बेटा बात ये पड़ रही है कि ये मात्रकों के बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है। तो इन मात्रकों के बारे में पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके यानी ये नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल भी नहीं आएंगे। तो न्यूमेरिकल के लिए यानी इन मात्रकों को पढ़ना अति आवश्यक है। ठीक है। तो यानी इसलिए हम इस बेसिक पर चल रहे हैं कि यानी जो हमारे न्यूमेरिकल्स हों वो न्यूमेरिकल्स आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकें। ठीक है। तो यानी सॉल्व करने के लिए हमने यानी द्रव्यमान के मात्रकों के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है। तो द्रव्यमान के मात्रक क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है, पहला नंबर से है, तो यानी सबसे पहले किसकी द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक। भाई द्रव्यमान का जो सबसे बड़ा यूनिट होगा वो क्या होगा भाई, बता सकते हो कोई। तो जो द्रव्यमान का सबसे बड़ा यूनिट होगा वो क्या होगा, चंद्रशेखर यूनिट। क्या होगा, चंद्रशेखर यूनिट। क्या होगा, चंद्रशेखर यूनिट। अब भाई यानी एक चंद्रशेखर यूनिट कितना होता है, एक चंद्रशेखर यूनिट बराबर होता कितना है। तो एक चंद्रशेखर यूनिट बराबर होता है 1.44 इंटू सूर्य का द्रव्यमान, तो कितना होता है 1.44 इंटू सूर्य का द्रव्यमान मीन्स वजन, सूर्य का वजन। क्या हुआ, सूर्य का वजन, एक सूर्य का वजन। अब इसे निकाल लेते हैं भाई, तो कितना निकलेगा। तो देखो भाई चूंकि 1.44 इंटू सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है, तो सूर्य का द्रव्यमान 2 इंटू 10 की पावर 30 किलोग्राम होता है। तो कितना होता है 2 इंटू 10 की पावर 30 केजी। ठीक है, 30 केजी। अब मल्टीप्लाई करा लो बेटा, तो मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 2 जा तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, तो कितना हो जाएगा 2.4 दूनी 8, 4 दूनी 8 गुणे 10 के पावर 30 किलोग्राम। इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है। तो द्रव्यमान का जो सबसे बड़ा यूनिट होता है वो क्या होता है भाई, चंद्रशेखर यूनिट। ठीक है। एक चंद्रशेखर यूनिट बराबर कितना होता है, तो 1.44 इंटू 10 की इंटू सूर्य का द्रव्यमान है ना। तो 1.44 इंटू 10 इंटू एक सूर्य का द्रव्यमान यानी सूर्य का वजन, जो चूंकि हम जानते हैं कि सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है 2 इंटू 10 की पावर 30 केजी। ठीक है। तो मल्टीप्लाई कराया तो कितना आया 2.88 गुणे 10 के पावर 30 किलोग्राम। इतनी बात समझ में आई। ठीक है। आभूषण जैसे सोना चांदी की तौल कैसे की जाती है, नंबर 2, सोना व चांदी की माप तौल किसमें की जाती है, तो सोना व चांदी की माप तौल जो की जाती है वो कैरेट में की जाती है। किसमें, कैरेट में। ठीक है, कैरेट में। इतनी बात समझ में आई। सोना व चांदी जो मापा जाता है यानी नापने की जो प्रक्रिया होती है वो किसमें मापा जाता है भाई, कैरेट में नापा जाता है। अब बेटा एक कैरेट में कितने ग्राम होते हैं, तो एक कैरेट में जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो एक कैरेट बराबर कितना होगा 0.22 ग्राम। हम इसे लिख सकते हैं मिलीग्राम में, यदि कन्वर्ट करना है तो हम क्या लिख सकते हैं 200 मिलीग्राम। ठीक है, 200 मिलीग्राम। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, आ गई। ठीक है। ये कौन लड़का है जो कमेंट कर रहा है, क्या
अरे बबुआ पढ़ ले हो, इधर उधर फालतू कमेंट ना करो, ठीक है ना। हाँ अरे गजब बेइज्जती है, ये क्या कह रहे हो? हाँ, कह रहा है सर आपकी शादी हो गई है। अरे शादी हो ना हो, शादी आदि नहीं होगी, ठीक है। तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, ऑटोमेटिक शादी हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो इतनी बात सबको क्लियर हुई। और ये कौन लड़का? अरे भाई कमेंट करना बंद करो और ये थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है ना। अब देखो 1 पाउंड, ठीक है, 1 पाउंड में कितना होता है बेटा? 1 पाउंड, 1 पाउंड, ठीक है। 1 पाउंड कितना होता है? तो 4 कितना होता है भाई? कोई बता सकता है कमेंट में? हाँ एक बच्चा बता रहा है 53, कितना? 453.6 ग्राम, ठीक है। ये इतना ग्राम, तो ये सही है बेटा, बहुत अच्छा, गुड, ठीक है। हाँ ये कौन लड़का है? अच्छा ये क्या कह रहा है? सर जो सोना होता है वो 24 कैरेट का कैसे होता है? अरे बेटा देखो, जो सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। जो सोना होता है, सोना 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। अब ये बच्चा कह रहा है, क्या कह रहा है कि सोना जो होता है वो 24 कैरेट का कैसे होता है। तो भाई देख लेते हैं भाई 24 कैरेट का कैसे होता है। तो 22 जो कैरेट का होता है, 22 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। क्या? शुद्ध सोना प्लस शुद्ध सोना होता है, शुद्ध सोना होता है। और दो यानी 22 यानी 24 कैरेट का होता है, 2 कैरेट का तांबा होता है। कितना? 2 कैरेट का तांबा होता है, 2 कैरेट तांबा होता है, ठीक है। 24 कैरेट का जो सोना होता है, यानी 24 में से 22 कैरेट का तो शुद्ध सोना होता है और 2 कैरेट का क्या होता है भाई? तांबा होता है, तभी 24 कैरेट का बनता है, ठीक है। हाँ ये बच्चा क्या कह रहा है? हाँ अरे तो यानी आप देखो ये कह रहा है, इसके कहने का मतलब क्या है? ये कह रहा है कि 22 कैरेट का शुद्ध सोना और दो कैरेट का जो तांबा होता है, इससे क्या होता है? हमें पूरा का पूरा शुद्ध सोना 24 कैरेट होना चाहिए, ये कह रहा है बच्चा। अच्छा हाँ, तो यानी ये बच्चा ये जो कह रहा है, तो क्या कह रहा है भाई कि ये 24 कैरेट का हम क्यों नहीं कर सकते? तो बेटा 24 कैरेट का इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि जो ये सोना होता है शुद्ध, यानी उसमें लचक पैदा करने के लिए, तांबा यानी कठोरता प्रकट करने के लिए, कठोरता लचक, चूंकि सोना जो होता है लचीला होता है, उसमें कठोरता प्रकट करने के लिए 2 कैरेट तांबा मिलाया जाता है, जिस कारण से वो कठोर हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है, ठीक है। तो इतनी बात सबको क्लियर हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे जो इसके बाद ये हो गया। अब इसके बाद अगला नंबर देखो, अगला नंबर में क्या होगा? तो अगला नंबर में होगा भाई एक एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट जिसे AMU बोला जाता है, ठीक है। इसका द्रव्यमान कितना होता है? एक एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मींस क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान मात्रक। परमाणु द्रव्यमान मात्रक कितना होता है भाई? तो परमाणु द्रव्यमान मात्रक, कोई कमेंट में भाई, कमेंट भाई इसके बारे में कोई बता सकता है? एटॉमिक
एक एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है भाई, कोई बता सकता है? अच्छा भाई इतने लोगों ने कमेंट किया बट किसी का नहीं सही है, ठीक है, इतने लोगों ने कमेंट किया फिर भी नहीं सही है। तो भाई जो इसका मान होगा कितना होगा, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, इतना होगा भाई। समझ में आई बात? क्लियर हुआ सर? सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहां तक ये जो हमने बताया, ठीक है, इस सेशन में हमने द्रव्यमान के मात्रकों के बारे में बताया, ठीक है। तो द्रव्यमान के मात्रक इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे तो इनका यूज होगा, है ना। तो यानी कुछ ऐसे यूनिट भी हैं जिनका यूज होगा, ठीक है। बात समझ में आई? जब बेसिक ही नहीं आएगा तो आगे क्या कर पाओगे? हाँ, सबको क्लियर? जय हिंद लिखो, ठीक है, सबको क्लियर हो गया? चलो आगे चलते हैं, ठीक है, इसको रफ कर दें, ठीक है। आगे चलते हैं टाइम के यूनिट के बारे में, ठीक है। टाइम यानी समय के यूनिट, ठीक है, समय के यूनिट, ठीक है भाई। भाई कैमरा चल रहा है? वॉइस अच्छे से आ रही है कि नहीं आ रही है? सर क्या? अरे बकलोल, पढ़ाई पे ध्यान दे। हाँ क्लियर है? अरे भाई तुम लोगों का भरोसा करना बेकार। अच्छा चलो ठीक है, समझ में आई बात? आ गई? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं समय के मात्रक, ठीक है, समय के मात्रक, ठीक है, समय के मात्रकों के बारे में पढ़ते हैं। तो भाई समय के मात्रक, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप ही लोगों से पूछते हैं कि जो समय का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? कोई बता सकता है कमेंट में? कोई कमेंट में बता सकता है कोई बंदा समय का सबसे बड़ा मात्रक? बेटा क्या होगा? समय का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक, बड़ा मात्रक क्या होगा बेटा? कोई कमेंट में बता सकता है बेटा? इन हियर? तुम लोग पढ़ते नहीं हो भाई, केवल बातें करते हो, है ना। तो क्या होगा? कॉस्मिक, क्या होगा? कॉस्मिक वर्ष, क्या होगा? कॉस्मिक वर्ष। अच्छा चलो हमने ये बता दिया कॉस्मिक वर्ष। भाई एक कॉस्मिक वर्ष में कितने कितने वर्ष होते हैं? कमेंट में। अरे भैया कुछ लोग बता रहे हैं 20 करोड़ वर्ष। भाई देखो एक कॉस्मिक वर्ष जो होता है, क्या होता है? एक कॉस्मिक वर्ष, ठीक है, कॉस्मिक वर्ष बराबर कितना होता है बेटा? 25 करोड़, 25 करोड़ वर्ष। क्या होता है? 25 करोड़ वर्ष, ठीक है भाई। इतना याद रखना, समय का सबसे बड़ा यूनिट क्या होगा भाई? कॉस्मिक वर्ष। और एक कॉस्मिक वर्ष में कितने वर्ष होते हैं? तो 25 करोड़ वर्ष होते हैं, ठीक है। किसी को दिक्कत? ठीक है, दूसरा देखते हैं। तो दूसरा जो हम देखेंगे सौर मास, ठीक है, सौर मास, सौर मास, ठीक है। सौर मास
अच्छा बेटा बताओ, ये बताओ कि एक सौर मास में कितने दिन होते हैं? सौर मास सर कॉस्मिक वर्ष, ये बच्चा क्या कह रहा है? सर कॉस्मिक वर्ष 25 करोड़ वर्ष कैसे होते हैं? अरे भाई देखो, ये बच्चा सही कह रहा। तो यानी कॉस्मिक वर्ष में 25 करोड़ वर्ष कैसे होते हैं भाई? देखो समझा देते हैं पहले इसको, फिर बाद में देखते हैं, ठीक है। तो यानी जो हमारा सन है, सन, ठीक है, सन के चारों ओर कौन घूमता है बेटा? सन के, यानी हमारा सन है, सन के चारों ओर प्लेनेट घूमते हैं कि नहीं घूमते हैं? ठीक है। अब ये सन भी तो किसी के चारों ओर घूमता है। किसके चारों ओर घूमता है? तो सन यानी गैलेक्सी के चारों ओर घूमता है। क्या? गैलेक्सी, यानी गैलेक्सी जानते हो भाई, बहुत सारे तारों का समूह जो होता है वो गैलेक्सी कहलाता है, ठीक है। जब गैलेक्सी के चारों ओर यानी सभी तारे घूमते हैं तो उसका जो केंद्र बिंदु है, गैलेक्सी का केंद्र बिंदु अर्थात ब्लैक होल जो है, ब्लैक होल जब एक चक्कर पूरा कर लेगा तो एक चक्कर उसे पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लगेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? अरे एक कॉस्मिक वर्ष जो होता है उसमें जो समय अवधि होती है वो 25 करोड़ वर्ष होता है, यानी गैलेक्सी का जो केंद्र बिंदु है उसे घूमने में 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, ठीक है। बात क्लियर हुई? ठीक है, आगे चलते हैं। सौर मास, ठीक है। सौर मास क्या होता है भाई? सौर मास में अभी कमेंट में पूछा था कि एक सौर मास में कितने दिन होते हैं भाई? कमेंट करो बेटा। अरे कुछ भेजोगे तो क्या होगा भाई? एक बच्चे ने कमेंट किया है, अच्छा है इसका, कितने 30 दिन या 31 दिन, 30 दिन या 31 दिन का समय लगेगा, 30 या 31 दिन का समय लगेगा। बात समझ में आई बेटा? है ना, 30 या 31 दिन का समय लगेगा, है ना। जो सौर मास होता है 30 या 31 दिन का होता है। इतनी बात क्लियर हुई? इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है चंद्रमास। चंद्रमास, ठीक है। अब बताओ बेटा, चंद्रमास, चंद्रमास में कितने दिन होते हैं? जल्दी कमेंट करो बट्टा, क्या कर रहे हो? तो भाई तो हम बता देते हैं 27.3 दिन होते हैं, है ना। 27.3 दिन होते हैं। अब इसे यदि यार हम घंटों में कन्वर्ट करें तो 27 दिन, कितना बेटा? 27 दिन 8 घंटे। क्या? 27 दिन 8 घंटे निकल के आएगा, है ना। 27 दिन 8 घंटे निकल के आएगा। इतनी बात सबको क्लियर हुई बेटा? किसको नहीं क्लियर हुई? हो गई? ठीक है, आगे चलते हैं। अब बेटा समय का सबसे बड़ा मात्रक तो बता दिया, अब समय का सबसे छोटा मात्रक, समय का सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक, समय का सबसे छोटा मात्रक, ठीक है। समय का सबसे छोटा मात्रक क्या होगा बेटा? कोई बता सकता है? हाँ? समय का सबसे छोटा मात्रक बेटा कुछ बच्चे बता रहे हैं सेकंड होता है। अरे भाई सेकंड से भी तो कुछ छोटा होता होगा। नहीं सर, सेकंड से कोई कुछ भी छोटा नहीं होता है। अरे भाई क्या पढ़ते हो तुम लोग? तो इसका जो छोटा यूनिट होता है वो सैक होता है। क्या होता है बेटा? सैक। क्या होता है? सैक होता है कि नहीं होता? अब एक सैक में कितने सेकंड होते हैं? तो एक सैक में जो सेकंड की संख्या होती है वो 10 की पावर -8 सेकंड होते हैं। 10 की पावर -8 सेकंड। बात समझ में आई बेटा?
तो कितना होता है 10 की पावर -8 सेकेंड, ठीक है, यानी 10 के पावर -8 सेकेंड का समय होता है, ठीक है। तो इतनी बात सबको क्लियर हुई? कमेंट में करो भाई क्लियर भाई कि नहीं, ठीक है। चलो भाई इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना हो किसी को ले सकते हैं, नहीं तो आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे जो होंगे यानी अगला जो टॉपिक है तो उसे देख लेते हैं। अब आगे ताप का मात्रक देख लेते हैं, ठीक है, ये लास्ट है। इसके बाद तो ताप का मात्रक, किसका बेटा? ताप का मात्रक, है ना। ठीक है, ताप के मात्रक, ताप के मात्रक, ताप ताप अरे इंग्लिश में ताप, ताप के मात्रक, ताप के मात्रक, ताप के मात्रक, ठीक है। टेम्परेचर का मात्रक क्या होता है, ताप के मात्रकों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। आखिरकार ताप के कितने मात्रक होते हैं, इन मात्रकों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ताप के जो मात्रक होते हैं कितने होते हैं बेटा, कोई बता सकता है? जल्दी करो भाई कमेंट, बताओ भाई कितने होते हैं। ऑप्शन दे देते हैं 1 2 3 4। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। लड़का कह रहा है 3। अरे भाई कौन कौन से 3 होते हैं? डिग्री फ़ारेनहाइट सर, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री केल्विन। और ये बच्चा क्या कह रहा है? केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट, 2 ही होते हैं। और ये लड़का कह रहा है अनुज राजपूत। हाँ अरे बेटा तुम्हारा भी नाम लिया जाएगा, बेटा पढ़ो तो पहले। शिवा यादव। अरे बालक नाम हम तुम्हारा थोड़ी ना पुकारेंगे तुम। यामिनी। अरे यामिनी बिटिया कुछ बताओगी? अरे भाई कुछ बताओ तो, ऐसे थोड़ी ना काम चल जाएगा। किसी का भी नहीं सही है, किसी का भी नहीं सही है, किसी का भी नहीं सही है। एक भी बच्चे ने सही उत्तर नहीं दिया है। अरे हम बताते हैं बउआ, तुम लोगों को पता भी नहीं है। इसके होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। अरे भाई 4 होते हैं, ठीक है, चारों बना देते हैं। पहला होता है जिसके बारे में तुम सब कुछ जानते हो, एक होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन, केल्विन, ठीक है, ये पढ़ा होगा। डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस।
और एक लास्ट में कभी सुना नहीं होगा उसके बारे में फिलहाल, लेकिन होता है। तो डिग्री र्यूमर क्या होता है? डिग्री र्यूमर। ठीक है, केल्विन, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, डिग्री र्यूमर। ठीक है, ये 4 यूनिट होते हैं। सबसे ओल्डेस्ट जो यूनिट है वो डिग्री र्यूमर है। ठीक है, डिग्री र्यूमर है। ठीक है, र्यूमर। बात समझ में आई सबको? और किसी को डाउट है? ठीक, बच्चा गया। डिग्री फ़ारेनहाइट को काय से प्रदर्शित करते हैं? डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन, डिग्री र्यूमर। देखो भैया, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस, केल्विन को कैसे प्रदर्शित करते हैं? डिग्री फ़ारेनहाइट को इससे प्रदर्शित करते हैं, डिग्री सेल्सियस को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, र्यूमर का यानी र्यूमर ही, डिग्री र्यूमर ही लिखा जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई सबको? ठीक है, हाँ, अच्छा, हाँ, अच्छा, ये बच्चे ने अच्छा बच्चे ने क्या कमेंट करा? सर, किसके साथ डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता? अरे भैया, जाहिर सी बात है, कितना सरल है भैया। इसके साथ में डिग्री फ़ारेनहाइट, इसके साथ में डिग्री फ़ारेनहाइट और इसके यानी सबके साथ में डिग्री है, इसी के पास में तो नहीं है डिग्री, तो केल्विन होगा बेटा। अच्छा, हाँ, अरे ये बच्चा क्या कर रहा है? हाँ, ये बच्ची क्या कर रही? अच्छा, क्या कह रही? केल्विन तापमापी में कौन सा मान संभव नहीं है? हाँ, क्या कह रही? केल्विन तापमापी में कौन सा मान संभव नहीं है? अरे देखो, केल्विन तापमापी जो होता है, ठीक है, उसमें निगेटिव मान संभव नहीं है। ठीक है, केल्विन तापमापी में निगेटिव मान संभव नहीं होता बेटा। ठीक है, बात समझ में आई? कभी भी केल्विन ताप निगेटिव नहीं होगा, याद रखना इस बात को। ठीक है, पॉजिटिव हो सकता है लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता। केल्विन, सेल्सियस निगेटिव हो सकता है लेकिन फ़ारेनहाइट निगेटिव नहीं हो सकता। अगला, हाँ, अच्छा, इस बच्चे का कमेंट है, सर वह ताप जिस पर फ़ारेनहाइट एवं सेंटीग्रेड दोनों समान रहते हैं वो कौन सा ताप होता है? उस तापमान के बारे में बताइए। ठीक है, देखो भैया, जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, ठीक है, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड या सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड, ये दोनों मान कब संभव होते हैं? जब F का मान जो हो, यानी F फ़ारेनहाइट या सेंटीग्रेड का मान कब संभव होंगे? जब F का मान जो हो, F का मान हो -40 हो और C का मान 40 हो, -40। ये तभी संभव है ये दोनों कि जब F का मान 40 हो तो यानी C का मान भी, सेंटीग्रेड का मान भी 40 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अच्छा, ये एक बच्चा कह रहा है, सर परम शून्य ताप किसे कहते हैं? अरे बेटा देखो, परम शून्य ताप किसे कहते हैं? तो परम शून्य ताप यानी 0 केल्विन हो
किसी भी टेम्परेचर का मान 0 केल्विन होता है, 0 केल्विन होता है, तो उसे परम शून्य ताप कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो यानी आगे चलते हैं, चूंकि अभी यानी हमें हाई स्कूल की भी क्लास लेनी है, तो इसलिए यहाँ से आज इस सेशन को समाप्त करते हैं। ठीक है, और हाई स्कूल की है अब इस सेशन पे चर्चा करते हैं। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद। ठीक है।